अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज हमने करना है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट है लेट z इज इक्वल टू zn बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स विद लिमिट zn इज इक्वल टू 0। द अल्टरनेटिंग सीरीज समीशन -1 n प्लस 1 zn इज कन्वर्जेंट। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसके सारे जो सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जिसकी लिमिट हमारे पास जब हम उसकी लिमिट लेते हैं तो 0 आती है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो सीक्वेंस से बनेगी, जो सीरीज़ उस सीक्वेंस से बनेगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ जब हम बनाएंगे तो वो कन्वर्जेंट होगी। दो कंडीशन उसने दी हैं हमें कि एक तो ये कि ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसके तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और जब हम इसकी लिमिट लेते हैं तो 0 आती है। हम सीरीज़ का पार्शियल सम ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ शुरू करते हैं। हम सीरीज़ का पार्शियल सम ले लेते हैं। सीरीज़ का इवन पार्शियल सम यानी इवन जो टर्म्स हैं उनका हम पार्शियल सम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, S2n इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 माइनस Z4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Z2n माइनस 1 माइनस Z2n। इनको तमाम को हमने एक ऑर्डर में लिख दिया है ब्रैकेट की फॉर्म में। अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि हर आगे आने वाली टर्म क्या होगी, पिछली टर्म से छोटी होगी। हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी। तो ये मैंने लिखा है सिंस zk माइनस zk प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि zk इज ग्रेटर देन zk प्लस 1 यानी कि पिछली टर्म जो होगी वो आगे वाली टर्म से बड़ी होगी। ठीक है, जी। तो अब मैंने आगे लिखा है एज द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है हमें गिवन है। तो द सब सीक्वेंस क्या होगी, द सब सीक्वेंस पार्शियल सम की जो सब सीक्वेंस बनेगी, इवन पार्शियल सम की जो सब सीक्वेंस बनेगी, यानी पार्शियल सम की जो इवन सब सीक्वेंस बनेगी S2n जिसे हमने कहा है, वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये हमने लिखा है कि पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये पार्शियल सम जो होगा इंक्रीजिंग होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास पार्शियल सम्स में, इस पार्शियल सम की सब सीक्वेंस में जो हमारे पास टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स ऐड होती चली जा रही हैं। तो यही हमने लिखा है एज अ सीक्वेंस डिक्रीजिंग। चूँकि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो सब सीक्वेंस जो इस सीक्वेंस से बनेगी वो क्या, पार्शियल सम की जो सब सीक्वेंस से बनेगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग। अब हम इसे रीअरेंज कर देते हैं, इसी पार्शियल सम की सब सीक्वेंस को हमने इसको रीअरेंज किया, यानी कि हमने ब्रैकेट्स पहली टर्म को छोड़ के बाकी आगे वाली दो टर्म के साथ पेयर में ब्रैकेट डाल दिए। S2n इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अब हमने Z1 को छोड़ दिया, माइनस कॉमन ले लिया, Z2 माइनस Z3। Z1 को छोड़ दिया, आगे जो इन दो में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये हमें बन गया Z2 माइनस Z3। फिर माइनस कॉमन लिया हमने Z4 माइनस Z5, इसी तरह सारे। तो हमारे पास आखिर में भी फिर Z2n बचेगा, एक टर्म हमारे पास बचेगी आखिर में भी। तो इससे हमें क्या पता चला, इट फॉलोज दैट S2n इज लेस देन इक्वल टू Z1। ये सारी टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, हर आने वाली टर्म जो है पिछली टर्म से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि सारी टर्म जो है पॉजिटिव हैं, तो मतलब सारी पॉजिटिव टर्म एक टर्म से माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जिस टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो टर्म जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। जब जो सब्ट्रैक्ट होती चली जाएंगी सारी टर्म्स, तो हमारे पास ये जो सम है पार्शियल सम जो है ये छोटा होता चला जाएगा। तो हमारे पास पहली टर्म जो होगी वो बड़ी होगी सबसे, इसलिए हमारे पास जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड हो गया है, अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड क्या है इसका, Z1, यानी कि ये बाउंडेड हो गया किससे, Z1 की टर्म से। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि हम जो भी पार्शियल सम जिन भी टर्म्स का ले लें, जो भी यानी यहाँ पे पुट करें पार्शियल सम का इस सब सीक्वेंस में, तो हमारे पास जो Z1 होगा उससे ये जो पार्शियल सम होगा ये छोटा ही रहेगा, यानी कि बाउंडेड रहेगा।
अब हम आगे लिखते हैं इट फॉलोज दैट। अब ये हमें पता चला कि चूँकि जो सीक्वेंस है पार्शियल सम की, ये जो सब सीक्वेंस हमने बनाई है, ये हमारे पास एक तो इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा है कि ये पार्शियल सम की जो सब सीक्वेंस बनी है ये इंक्रीजिंग है, और दूसरा यहाँ हमने लिख दिया कि ये बॉन्डेड है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें कहता है कि जो अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस हो जो बॉन्डेड भी हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ज करती है। तो हमारे पास अब ये सब सीक्वेंस जो है ये बॉन्डेड भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। तो हम क्या कहेंगे, इट फॉलोज दैट बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दैट मोनोटोन बॉन्डेड सब सीक्वेंस S2N कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करेगी, ये जो पार्शियल सम की सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी। अब हम लेट कर लेते हैं ये कन्वर्ज करेगी किसी नंबर को, वो नंबर क्या हमारे पास रियल नंबर है S फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, यानी कि ये तमाम k से तमाम एलिमेंट्स, k से तमाम जो नेचुरल नंबर बड़े होंगे, किसी खास नेचुरल नंबर k से तमाम नेचुरल नंबर जो बड़े होंगे उन सब के लिए ये जो सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है पार्शियल सम की, ये कन्वर्ज करेगी। अच्छा, अब हमने एक इस पार्शियल सम की जो इवन सब सीक्वेंस थी वो हमने कन्वर्ज करा ली, ठीक है। अब हमने असल में क्या करना है, असल में हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये जो समीशन -1n+1 Zn है, ये हमने कन्वर्ज करानी है। तो अब ये जो सीरीज़ है इसका हमने पार्शियल सम लेना है। पार्शियल सम की एक सीक्वेंस बनेगी, यानी कि Sn = Z1 - Z2 + Z3, सारी ये सीक्वेंस बनेगी। अब हमने उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बना ली है, हमने उस सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाना है, Sn को कन्वर्ज कराना है, क्योंकि अगर हमारे पास सब पार्शियल सम कन्वर्ज कर जाए, पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ या जो भी सीरीज़ हो वो कन्वर्ज कर जाती है। तो हमने उस पार्शियल सम को यानी कि Sn को कन्वर्ज कराना है। तो हमने उस Sn को कन्वर्ज कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी सब सीक्वेंस ले रहे हैं, हम उसकी सब सीक्वेंस को कन्वर्ज कराएंगे। एक सब सीक्वेंस हमने जो इवन टर्म्स वाली थी वो हमने कन्वर्ज करा ली, S हमने कहा कि ये किसी नंबर S को कन्वर्ज करती है। अब हमने एक ऑड टर्म्स की सब सीक्वेंस लेनी है, पार्शियल सम में जो ऑड टर्म्स हैं उनकी सब सीक्वेंस लेनी है, उनका पार्शियल सम लेना है, ठीक है। तो अब हमने उसको भी S पे कन्वर्ज करवाना है। जब हम ये कहेंगे कि ये जो पार्शियल सम इवन टर्म्स का तो हमने पहली कन्वर्ज करवा लिया है, जो इवन टर्म्स का पार्शियल सम है वो हमने पहली कन्वर्ज करवा लिया है यहाँ पे, तो हम अभी ऑड टर्म्स के पार्शियल सम को कन्वर्ज कराएंगे। फिर आप कहेंगे जी अगर सब सीक्वेंस और इवन टर्म्स की भी कन्वर्ज कर रही है एक ही नंबर S को, और ऑड टर्म्स की भी सब सीक्वेंस जो है पार्शियल सम की वो एक ही नंबर S को कन्वर्ज कर रही है, तो हम कहेंगे जी कि जो कंप्लीट सीक्वेंस है Sn पार्शियल सम की, जिनकी ये सब सीक्वेंस हमने बनाई हुई हैं, तो ये भी S को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कंसीडर द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो हमारे पास पार्शियल सम की कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगी, Sn, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो वो भी हम कहते हैं कि वो भी कन्वर्ज करेगी, हम अभी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो वो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी, जिस नंबर को सब सीक्वेंस से कन्वर्ज कर रही हैं उसी नंबर को, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। तो हमारे पास जो होल सीक्वेंस है यानी पार्शियल सम की जो होल सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगी, S को उसी नंबर S को कन्वर्ज करेगी, जिसका हमने कहा है कि इवन टर्म्स में जो नंबर S को कन्वर्ज कर रहा है, S को कन्वर्ज कर रही है वो सीक्वेंस, तो उसी नंबर को हमारे पास होल जो सीक्वेंस होगी Sn पार्शियल सम की वो भी S को ही कन्वर्ज करेगी। तो अब हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि Sn जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो S को कन्वर्ज कर रही है, तमाम नेचुरल नंबर जो कि k से बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंस की या लिमिट की डेफिनेशन होती है कि तमाम एक ख़ास मखसूस नेचुरल नंबर k से तमाम जब नेचुरल नंबर बड़े हो जाएंगे उन तमाम नंबर्स को ये अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती चली जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो हमने अभी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख देनी है हमने, क्योंकि इवन सब सीक्वेंस जो है पार्शियल सम की वो हमने कन्वर्ज करवा ली है, S एक नंबर को हमने कन्वर्ज करवा लिया है। तब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एप्सिलॉन डेफिनेशन। हम कहते हैं इफ़ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर k ऐसा एग्जिस्ट करता है कि तमाम नेचुरल नंबर होंगे उस k से बड़े, उन सब के लिए ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रिलेशन, कि S2n - S इज़ लेस दैन ε/2। ये ε/2 हमने इसलिए ली है कि आगे जाके हमें रिलेशन बनाने में आसानी हो, क्योंकि हमने आखिर में
लेस दैन एप्सिलॉन करना होता है, इसलिए हम फिर एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे जाके रिलेशन बनाने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, हम S2n माइनस एस को लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया, ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख दी है क्योंकि हमारे पास जो पार्शियल सम का इवन पार्शियल सम का सब सीक्वेंस था वो कन्वर्ज कर रहा है एस को, इसलिए हमने ये उसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख दी। अब हमें एक और कंडीशन भी दी गई है क्वेश्चन में कि लिमिट ZN, अगर ये सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है 0, तो एंड फॉर द गिवन कंडीशन लिमिट ZN इज इक्वल टू 0, ये हमें दी गई है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास जो ZN है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि अगर हम इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे ZN लिखते हैं -0, यानी कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो ZN माइनस 0 इज लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, तो ZN अगर ZN कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी तमाम सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही होंगी, तो हम कहते हैं जी जो सीक्वेंस है ZN उसकी जो सब सीक्वेंस है, ऑड सब सीक्वेंस है, वो भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। हम यहाँ लिख देते हैं Z2n + 1 माइनस 0 इज लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2। 0 का फ़ायदा 0 कुछ फ़र्क नहीं डालता, इसलिए हमने 0 को नहीं लिखा, तो Z2n + 1 इज लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2, ये हमने लिख दिया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम अब और टर्म की सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाएंगे, क्योंकि इवन टर्म की सब सीक्वेंस को हमने पार्शियल सम की इवन सब सीक्वेंस को हमने कन्वर्ज करवा दी है, तब हम पार्शियल सम की ऑड सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाएंगे। तो ये मैंने अब उसका रिलेशन लिख दिया, क्योंकि अगर हमने कंप्लीट सीक्वेंस को एस पे कन्वर्ज कराना है तो हमें ऑड टर्म की सब सीक्वेंस को, पार्शियल सम की ऑड टर्म की ऑड सब सीक्वेंस को भी एस पे कन्वर्ज कराना होगा। इसलिए मैं शुरू में ये रिलेशन, अभी मैंने रिलेशन वो बनाना है कि कैसे हमारे पास ऑड जो सब सीक्वेंस है पार्शियल सम की वो एस को कन्वर्ज करेगी। तो ये मैंने पहले लिख दिया, S2n + 1 माइनस एस इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास S2n + 1 जो है, अगर हम पार्शियल सम लिखना शुरू करें ऐसी अल्टरनेटिंग सीरीज़ का, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम S2 लिखें तो हमारे पास Z1 माइनस Z2 होता है। S4 लिखें Z1 माइनस, यहाँ पे मैं n की जगह 1 लिखूँ तो S2 होएगा, S2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आएगी, S2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, सॉरी एक टर्म नहीं, दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, क्योंकि इवन टर्म का सब सीक्वेंस है ना, तो जब हम S2 लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दो टर्म्स का हमने पार्शियल सम लेना है। तो दो टर्म्स का जब पार्शियल सम लेंगे तो क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी तरह जब हम जब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो हम S4 लिखेंगे, S4 मतलब 4 टर्म्स का पार्शियल सम। 4 टर्म का पार्शियल सम क्या होगा, Z1 माइनस Z2 + Z3 माइनस Z4, हम यहाँ तक रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टर्म का पार्शियल सम आ जाएगा। तो इसी तरह देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये हमारे पास इवन सब सीक्वेंस है पार्शियल सम का, तो हमारे पास इवन सब सीक्वेंस जो होता है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म, यानी ये अब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म है Z1। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म माइनस जो आगे क्या लिखी हुई है, इवन नंबर ऑफ टर्म। तो ये जब हम रिलेशन बनाते चले जाएंगे तो हमारे पास जब हम S2 लेते हैं तो हमारे पास Z1 Z2 आता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास इवन टर्म है सीक्वेंस की, और यहाँ पे हमारे पास ऑड टर्म है सब सीक्वेंस की, यानी इवन टर्म माइनस ऑड टर्म सब सीक्वेंस। यानी हम जितने भी इसी तरह के पुट करते चले जाएँ, मतलब इवन सब सीक्वेंस बनाते चले जाएँ, S2n बनाते चले जाएँ, तो हमारे पास इसी तरह के इवन टर्म माइनस ऑड टर्म का सीक्वेंस आता चला जाएगा। तो ऑड टर्म माइनस इवन टर्म का वो टर्म्स का सीक्वेंस आता चला जाएगा। तो हमने इवन टर्म का जो ये जो ऑड टर्म्स हैं इनका जब हम सम लेंगे, जब हम इसी तरह इसका पूरी का सम लेंगे, ये यानी कि पूरी बन जाएगी, तो ये क्या होगा, ये Z1 + Z3 + Z4 + Z1 + Z3 + Z5 + Z7 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इवन टर्म्स सीक्वेंस की इवन टर्म्स का ऑड टर्म्स का पार्शियल सम बन रहा है। तो ये ऑड टर्म का पार्शियल सम हम लिख लेंगे S2n इज इक्वल टू S2n + 1। ठीक है, ये हमारे पास ऑड टर्म्स का पार्शियल सम आ रहा है। तो क्या बना, S2n + 1 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस जब हम कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, -Z2 + Z4 + Z6 + Z8 अप टू सो ऑन। इस तरह माइनस में माइनस कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, इवन टर्म्स का सीक्वेंस की इवन टर्म्स का सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2n। ठीक है, तो ये बना हमारे पास S2n इज इक्वल टू Z2n + 1 माइनस Z2n। ठीक है, इसी तरह अगर हम
ऑड का बनाया तो क्या बनता है, इस तरह मैंने यहाँ पे ऑड का बना लिया, यह मैंने ऑड सब सीक्वेंस है पार्शियल सम का, तो यह मैंने उसकी जगह लिख दी है S2n + Zn + 1, यानी कि इवन टर्म्स का सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास, पार्शियल सम बन जाएगा, और यहाँ पे इवन ऑड टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, ऑड टर्म्स बीच में ऐड हो जाएंगे, मतलब ये वो रिलेशन बन जाएगा। जब आप बनाएंगे इसको, जब इस तरह यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो -s मैंने ऐसे ही आगे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लगाई एब्सोल्यूट वैल्यू की, या मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, क्या हुई Sn - s + Z2n + 1, ठीक है, यानी << का साइन आ जाएगा, मॉड जो है वो सेपरेट हो जाएगा दो S2n प्लस, क्योंकि मुझे यहाँ पे S2n - s चाहिए, क्योंकि ये मैंने यहाँ लिख दिया कि S2n - s < <2, तो यहाँ मैंने <2 बनाना है, इसलिए मैंने S2n - s को अलग रखा, उन पे मॉड अलग लगाया, प्लस Z2n + 1 उन पे मॉड अलग लगाया, क्योंकि Zn + 2n + 1 को भी मैंने <2 किया हुआ है। तो दोनों को जब <2 जिसकी इनकी जगह पुट करेंगे तो <2 प्लस <2, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, S2n + 1 - s << एप्सिलॉन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि अब हमें ये नज़र आ गया कि हमारे पास इवन पार्शियल सम का जो इवन सब पार्शियल सम का जो इवन सब ऑड सब सीक्वेंस है, सॉरी पार्शियल सम का जो ऑड सब सीक्वेंस है वो भी हमारे पास एस को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि लेसन एप्सिलॉन आ गए, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऑड टर्म्स का जो पार्शियल सम है वो भी एस को कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि देयरफॉर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n यानी कि n ग्रेटर देन = k द पार्शियल सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, पार्शियल सम का जो सीक्वेंस था Sn, उसका जो हमने ऑड टर्म्स का पार्शियल सम लिया तो वो भी हमारे पास एस को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया कि Sn जो पार्शियल सम जो है इवन पार्शियल सीक्वेंस का जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस थी Sn, उसकी जो सब सीक्वेंस थी S2n और इवन टर्म्स की, वो तो हमारे पास पहले ही हमने प्रूव कर लिया कि वह इसको कन्वर्ज कर रही थी। अब हमने ऑड टर्म्स की सब सीक्वेंस को भी प्रूव कर लिया कि वो हमारे पास एस को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देख लिया कि दोनों सब सीक्वेंस इवन टर्म्स की भी और ऑड टर्म्स की भी दोनों हमारे पास एस को कन्वर्ज कर रही हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर ऑल द सब सीक्वेंस ऑफ Sn, यानी कि पार्शियल सम Sn की तमाम सब सीक्वेंस हमारे पास एस को कन्वर्ज कर रही हैं। तो क्या होगा, हैंस Sn कन्वर्जेस टू एस, तो हमारे पास जो कंप्लीट सीक्वेंस है पार्शियल सम की Sn, वो भी हमारे पास एस को कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या लिखते हैं नीचे, देयरफॉर, तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि क्योंकि Sn जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर को, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट का प्रूफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको समझने में आसानी हो रही है, तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करके भी कह सकते हैं, मैं आपको आगे वाले थ्योरम्स का भी प्रूफ समझा दूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।